बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लाम चैनल उर्दू के प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फार्मेट का पता है कि प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी का जो हमारा फार्मेट है वो है आस्क ए जीपी। इस सेगमेंट के अंदर आप हमसे, हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान गौहर साहब, आप उनसे किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकते हैं। आप उनसे अपनी रोज़मर्रा की सेहत के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं। आप इस वक्त किसी बीमारी के अंदर अगर मुब्तला हैं और आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमें, हमारे जो टेलीफोन नंबर हैं टीवी स्क्रीन पर आ रहे होंगे और सोशल मीडिया के ऊपर है, आप सवाल कर सकते हैं और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम आपको उसका बेहतरीन अंदाज के अंदर आंसर कर सकें। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूँगा कि डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है कोरोना वायरस की सूरत हाल वो थोड़ी सी मज़ीद जो है गंभीर होती जा रही है। पहले एक फ़ेज़ आया था जो बहुत ज़्यादा पीक पे था, फिर दरमियान में वो कंट्रोल हुआ, लेकिन अभी जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं जब से ये स्कूल वगैरह खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों के अंदर इजाफ़ा हुआ है, तो एक नई लहर देखने को मिल रही है। तो इस वक्त ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल है और उससे निपटने के लिए क्या इक़दाम जो है ना वो हो रहे हैं या मज़ीद होने चाहिए? थैंक यू। सबसे पहले तो आई थिंक ज़्यादातर लोग आजकल न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि दोबारा से कुछ दिनों से इस बात का चर्चा हो गया है कि कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं वो काफ़ी डायग्नोज होने लग गए। और ये तकरीबन इसी तरह हो रहा है, तकरीबन 3000 के करीब तकरीबन पर वीक के हो रहे हैं, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये इस तरह मेरे ख्याल में मई या जून या उससे पहले भी शायद थोड़ा सा इस तरह का सिचुएशन थी। तो हम उसी तरह ये केसेस की तादाद जो है बढ़ रही है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। एक वजह बिल्कुल आपने सही बोला कि ये हो सकती है कि शायद जब से स्कूल कॉलेजेस और खुलना शुरू हुए हैं तो शायद उसकी वजह से कि बच्चे जो कि हैं स्कूल जाते हैं, ज़ाहिर है बच्चे एक कितना ज़्यादा आइसोलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एक वो भी फैलने की वजह हो सकता है दे आर ब्रिंगिंग इट बैक टू होम। उसके अलावा जनरली भी लोग थोड़ा सा लैक्स हो गए हैं, लोग थोड़ा सा उस तरह से इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं जिस तरह कि हम 3-4-5 महीने पहले ले रहे थे। लोग समझ रहे हैं कि ये अब ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन है। और पिछले वीक में मैंने काफ़ी अरसे के बाद अपनी सर्जरी में भी एक्टिव कॉल ली हैं जिसमें कि लोग कोरोना के सिम्टम्स बता रहे हैं, जबकि तकरीबन ये सिलसिला बंद हो गया था मिड और एंड ऑफ जून से ये सिलसिला बंद हो गया था, और या कम हो गया था कहूँगा। लेकिन अब ये फिर पिछले हफ्ते जो है मैंने काफ़ी सारे कॉलें लिए हैं अपने पेशेंट्स की जिनको कि कोरोना के सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं, वो हेल्प के लिए फ़ोन कर रहे हैं। तो यकीनन ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और हम सबको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगेन सेम एडवाइस, आप तो जानते हैं जैसे कि अभी अगले कल से तो उन्होंने बोल दिया है कि जो गैदरिंग है वो 6 लोगों की गैदरिंग, मैं समझता हूँ शायद हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा कर दें। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो लोकलाइज्ड लॉकडाउन की तरफ भी जाया जा सकता है। सही। तो लोगों को चाहिए कि इसको काफ़ी सीरियस लें और कोशिश करें कि अननेसेसरीली लोगों के यहाँ विज़िट करना या जाना या ज़्यादा बड़ी बड़ी गैदरिंग में जाना, इसको अवॉइड करें ताकि इसके फैलाव से रोका जा सके। सही। डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पर ये बताता चलूँ कि आप हमें टेलीफ़ोन कॉल कर सकते हैं। हमारे जो टेलीफ़ोन नंबर है वो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो आप किसी भी इशू के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स और सोशल मीडिया पर जो है कहा गया था इस टॉपिक के लिए, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, और वो है शुगर का टॉपिक। जो डायबिटीज़ होती है वो क्या है, क्यों होती है, और दूसरा ये है कि हमारी जो एशियन कम्युनिटी है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जो है ना हमारे पास आया था, एक दोस्त हैं हमारे, तो उनकी वालदा के हवाले से, वो अपनी वालदा उनकी इस वक्त को 50 साल उनकी एज है, तो उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, लेकिन वो बाद में एक्सरसाइज करते रहे, ठीक हो गए। अभी उनका जो एक हाथ है, जो राइट साइड का बाजू है, वो थोड़ा सा जो है ना पैरालाइज है, लेकिन वो थोड़ी वॉक भी कर लेती है आहिस्ता आहिस्ता। तो वो कह रहे थे कि हमने तो बड़ी कोशिश की है वालदा साहबा को कहने की कि आप चला करें, आप थोड़ा फिरा करें, तो वो हमारी बात उस तरह से नहीं सुनती। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप डॉक्टर साहब से कहिएगा कि वो स्क्रीन के ऊपर उनको ये मशवरा दें कि वो एक्सरसाइज वगैरह करें ताकि वो अपनी सेहत को
मज़ीद बेहतर कर सकें। बिल्कुल, स्ट्रोक की जैसे आप बात बता रहे हैं, स्ट्रोक के बाद ज़ाहिर है लोगों के पैरालाइज होने के बाद जिस्म के जितने कुछ हिस्से होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या उनकी वो पावर या एफिकेसी नहीं रहती। तो उसका वाहिद तरीका यह है कि आप अपने आप को दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोशिश करें कि हिम्मत करें कि वॉक करें, हिम्मत करें कि वो जो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट बताता है वो करें, और इसी तरह आपकी नर्व्स जो हैं वो ज़िंदा होंगी दोबारा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी को स्ट्रोक हुआ है या इंकेफालिज या पैरालाइज जो भी आप कह सकते हैं, उसके बाद अगर आपने अपने जिस्म को उसी तरह छोड़ दिया तो रिकवरी के चांस बहुत कम हैं और जो नर्व्स हैं वो मर जाती हैं बेसिकली। तो हमारी जो बॉडी है ना उसमें मसल्स या ये नर्व्स उनको हमको रीइग्नाइट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेरा मशवरा है। तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि अपने हिम्मत करें और रोज़ाना एक्सरसाइज करें और 1-2 महीने बाद उनको खुद रिजल्ट पता चलेगा। डॉक्टर साहब, टॉपिक अभी हमने शुरू नहीं किया तो कॉल आने शुरू होगी, तो हमारे साथ इस वक्त 2 टेलीफोन लाइंस पर कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मेरा सवाल है एक मेरी वालदा साहब के लिए। उनकी उम्र 70 साल है और वो डायबिटीज 2 है। वैसे तो वो ठीक ठाक हैं लेकिन वो काफी कमजोरी फील करती है। उनकी डायबिटीज कंट्रोल है और वो फील वीक करती है, रात को उनको नींद नहीं आती है। तो उसके बारे में कोई उनके ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं? जी, ब्लड टेस्ट करवाए हैं उनके? हाँ, सब कुछ अच्छा। ठीक जा रहा है। जो डायबिटीज 2 है उनकी कंट्रोल है, बाकायदा वो टैबलेट लेती है, ग्लिटासाइड 1 और 2 टैबलेट फोर्मिन जो है वो लेती हैं और बाकायदा उनको सब टायर्ड फील करती हैं? आपने बोला टायर्ड फील करती हैं काफ़ी, और नींद ये वो टायर्ड और रात को उनको नींद नहीं आती है और थोड़ा मैं आपको मशवरा उनका देता जो मुंह जो है वो सूख जाता है। जी हाँ जी, मैं आपको मशवरा जी, बहुत शुक्रिया। अभी दूसरा कॉलर भी हम ले लेते हैं, फिर इकट्ठी आप उनको आंसर कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, नाम बताइएगा, एज और क्वेश्चन। नाम राशिद, बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ, उम्र है 41। जी राशिद साहब, क्वेश्चन है मेरा, लास्ट 4 महीने से मेरे पेट के निचले हिस्से में पेन है। उसके अलावा पासिंग यूरिन में भी प्रॉब्लम होती है, यूरिन रुक रुक के आता है और वो करने से भी दर्द ज्यादा हो जाता है। बैठ ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकता। ठीक है, और पेशाब वगैरह टेस्ट कराया है? पेशाब चेक कराया था, वो बोल रहे थे कि एक्विट प्रोस्टेटिड है। उन्होंने मुझे 3 दफा 2 वीक के एंटीबायोटिक दिए थे, बिल्कुल सही। लेकिन फायदा नहीं हुआ। लास्ट वीक डॉक्टर ने एग्जामिनेशन किया था, वो बोलता था कि आपका प्रोस्टेट बड़ा हो गया, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। पूछना चाहता था ये दर्द भी इसकी वजह से होते हैं उठने बैठने में? आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं? हाँ, नहीं, अभी स्कैन वगैरह नहीं है, सिर्फ यूरिन टेस्ट, बाकी टेस्ट नहीं हुए अभी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जी। बहुत शुक्रिया राशिद ठीक है, साहब, थैंक यू। चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको मशवरा देता ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। ये डॉक्टर साहब एक कॉल अभी प्रोड्यूसर साहब हमें बता रहे हैं कि एक और है, वो भी हम ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रिजवान साहब। जी रिजवान साहब, मेरा जाहिद मसूद बात कर रहा हूँ स्वीडन से। मेरे सवाल डॉक्टर साहब से बात करनी। जी जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, मेरे ना बेटी है 4 साल की, 4 साल 7 माह है, और एक तो इसको ना फूड का बड़ा मसला है। ये एक तो फूड खाती नहीं है, अगर हम इसको फूड देते हैं ना कोई भी कि जो भी ये लाइक भी करे तो वो भी देते हैं, एक बाइट ले लेगी, वो भी तकरीबन आधा घंटा ना मुंह में रखती है, खाती नहीं है। वो तो बड़ी मुश्किल से, हम एक तो खाना बड़ी मुश्किल से खिलाते हैं, वो थोड़ा सा करती है। और लास्ट 10 डेज से ना हमें बहुत ज्यादा ना ये प्रॉब्लम हो रही है, हर दूसरे दिन ना ये वॉमिटिंग कर देती है। वॉमिटिंग कर देती है? बिल्कुल। अच्छा। ये सोए हुए सडनली समटाइम सोए हुए सडनली उठती है और उसी वक्त ही वॉमिटिंग कर देती है। पता उसको लगता है जब बेड वगैरह खराब होता है। ये 1-2 दफा गाड़ी में भी इसने वॉमिटिंग की है। अच्छा, उससे पहले नहीं था ये मसला? पहले ये वॉमिटिंग का मसला नहीं था, लेकिन ये था कि समटाइम पहले ये थी कि इसका माइंड खुद बना लेती थी, निकाल देती थी खुद ही। तो अभी जो है ना ये 10 डेज से ये प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है। वजन तो कम नहीं हुआ? वजन वो सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ज्यादा हुआ ना कम हुआ है। यहाँ पर मेडिकल की हमें प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि ये इस मामले में ज्यादा डीपली नहीं जाते, बस वो सिंपली
सिंपली एडवाइस कर देते हैं ये नॉर्मल चीज। जी मैं आपको बताता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया दास साहब आपका कॉल करने का। डॉक्टर साहब अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप सबसे पहले तो जो फर्स्ट कॉलर थी उन्होंने बोला था कि 70 ईयर ओल्ड हैं, टाइप 2 डायबिटिक है, मदर थी उनको वीकनेस एंड शी इज़ फीलिंग लो, टायर्ड ऑल द टाइम एंड इंसोम्निया, मीनिंग नींद नहीं आती उनको रात में जी। टाइप 2 डायबिटीज़ में उन्होंने कहा था कि उनका शुगर बड़ा अच्छी तरह से कंट्रोल है और दूसरे ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल है। मैं एज्यूम करता हूँ कि उनके बाउल्स यानी कि बाथरूम वगैरह सब कुछ भी नॉर्मल होंगे। 2 वजह होती हैं हमारे मेडिसिन में टायर्डनेस की, हम 2 रुख होते हैं। एक होता है, अक्सर ये लोग आते हैं कंप्लेन करते हैं टायर्डनेस ऑल द टाइम। सो टायर्डनेस में एक तो खून का हम टेस्ट करते हैं जिसमें हम डायबिटीज़ की वजह से टायर्डनेस हो सकती है, अनीमिया की वजह से टायर्डनेस हो सकती है, थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से टायर्ड हो सकती है, B12 की कमी से, फोलेट की कमी से। सो सारी ये तमाम चीज़ों की वजह से टायर्डनेस हो सकती है। मैं एज्यूम करता हूँ कि उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो करवा ली होंगी। तो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर तमाम ब्लड टेस्ट, डायबिटीज़ टेस्ट, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सो फिजियोलॉजिकली आप सब चीज़ नॉर्मल है, तो जो चीज़ इंसोम्निया या टायर्डनेस यानी कि नींद का ना आना और टायर्डनेस कॉज कर सकती है वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल वजूहात में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उनके तमाम ब्लड टेस्ट फिज़िकली वो बिल्कुल ठीक हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें या ख़ुद बात करें। बाज़ दफ़ा फैमिली में ये बातें करना मुश्किल हो जाता है, आदमी स्ट्रेस होता है, कोई भी वजह हो सकती है, ज़ाहिर है दिमाग में कोई चीज़ जारी होती है। तो आई थिंक अगर उनकी फ़िज़िकल हर चीज़ ठीक है तो डिप्रेशन की तरफ देखने की ज़रूरत है। आप या तो अपने डॉक्टर से बात करें या काउंसलिंग के लिए किसी से बात करें जिस पे वो एतमाद करें और अपने दिल की बात बता सकें, क्योंकि इनका ना आना ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से ही होता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे थे राशिद साहब बर्मिंघम से। उन्होंने बोला था कि उनको लोअर एब्डोमिनल पेन है यानी कि नीचे, और उनको एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस का बताया है जीपी ने। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, और ज़्यादातर ये यंग लोगों में होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू ट्रीट एज वेल, आई मस्ट से। इसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स होता है जो कि उनके डॉक्टर ने करवाया है, और बाज़ दफ़ा इसका कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसके लिए उनके अभी सिर्फ वो जीपी के पास ही हैं, मैंने जो अज्यूम किया। आई थिंक उनको रेफरल की ज़रूरत होगी अपने यूरोलॉजिस्ट के लिए, जो कि मुख्तलिफ़ टेस्ट करेगा और मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन राशिद साहब को मैं ये बता दूं कि प्रोस्टेटाइटिस के बारे में थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू ट्रीट, और इसके बहुत सारे दूसरे अवामिल भी हैं और उसकी तरफ भी देखने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ा सा स्टडी कर लें प्रोस्टेटाइटिस के बारे में, ताकि ख़ुद भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए। लेकिन जो आपके जीपी ने एंटीबायोटिक दी हैं वो सही दी हैं। दूसरे फैक्टर्स की तरफ भी देखें, ज़्यादा बैठने वाली जॉब करना, बहुत सारे लोगों की सिटिंग की जॉब्स होती हैं उसकी वजह से हो जाता है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं। तो प्लीज़ पढ़ें उसके बारे में। ही हैज़ टू बी इन्वॉल्व फुल्ली इनटू दिस, बिकॉज इसकी जो आउटकम है वो बहुत ही पेशेंस दरकार करती है। सही हो गया। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, जाहिद साहब ने फ़ोन किया था अपनी बच्ची के बारे में जो कि 4 साल की है और वो खा पी नहीं रही है। स्वीडन से फ़ोन किया था उन्होंने। तो जाहिद साहब के लिए मेरा मशवरा ये होगा कि अभी जो उन्होंने बताया कि 1 हफ़्ते से उसको वोमिटिंग वगैरह हो रही है, तो 1 हफ़्ता, मेरे ख्याल में 1 ही हफ़्ता बोला था उन्होंने, तो 10 दिन का कह रहे थे। तो ये बहुत लंबा टाइम नहीं है। पहली बात ये कि हो सकता है कि अगर कोई सडनली किसी को डायरिया या वोमिटिंग वगैरह शुरू हो जाते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि शायद कोई बग हो गया हो, कोई वायरस हो गया हो, और वो कम से कम हफ़्ता 10 दिन ईजीली या 2 हफ़्ता तक जारी रह सकता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उसके बाद भी उनको ये तकलीफ़ रहती है, तो बच्चों में बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। उसके में रिफ्लक्स एक चीज़ है जो खाना हज़म ना होना या उसकी वजह से भी हो सकता है बच्चों में। हाँ, जहाँ तक उन्होंने एक चीज़ बोली 4 साल की बच्ची, में उनसे एक सवाल करना भूल गया, उनके कितने बच्चे हैं एक्चुअली? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, और बेटी ही बड़ी है। अच्छा, तो वो उनको बेसिकली बच्चों को जो इस साल के जो 4 साल के बच्चे हैं उनको बड़ा ही कंसिस्टेंटली खाने की तरफ करने की ज़रूरत है। इट्स डिफ़िकल्ट नाउ डेज़। हमारे यहाँ तो मुझे स्वीडन का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो हमारे यहाँ जो हेल्थ विजिटर्स हैं, इस तरह की क्लिनिक्स हैं जिनके पास हम रेफ़र करते हैं, जो कि माँओं की मदद करती हैं कि बच्चों को फ़ीड किए। जब बच्चे भी आजकल बहुत चूज़ी हो गए, वो बहुत मुश्किल से चीज़ें खाते हैं और दे गिव अ टफ टाइम। सो मैं तो कहता हूँ कि बच्चों की खाने की तरफ बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली थोड़ी सी सख्ती के साथ उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और अगर सिर्फ 10 दिन का मसला है तो मैं नहीं कहूँगा इतना परेशान होने की ज़रूरत है। अगर उसके बाद भी रहता है तो उसकी डाइट चेक्स और लेके जब अपने डॉक्टर के जीपी के पास जाएं और उसको बताएं, उसको उसमें हो सकता है कोई रद्द-बदल करने की ज़रूरत हो। कुछ मेडिसिन भी आती हैं रिफ्लक्स की, वो भी दी जा सकती हैं, और उसके बाद अगर नहीं फ़ायदा हो तो हमें बताएं।
सही। डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ एक और टेलीफोन लाइन पर कॉलर मौजूद हैं, हम एक और कॉल लेंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अपनी नाम एज बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी सवाल ये है कि जी मुझे और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे परेशान कौन जो इस वक्त है वो है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। जी जी, तो प्रोस्टेट में यही है कि रात को और दिन को पेशाब बहुत ज्यादा आता है। जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है तकरीबन 76 यस। और आपने जीपी को बताया है इस मसले का? हाँ जी बिल्कुल बताया, और इसके लिए काफी ट्रीटमेंट भी चला है हॉस्पिटल में। जी जी, लेकिन अभी तक कोई अफाका नहीं हुआ। अब यह है कि जो भी वो करते हैं ट्रीटमेंट, वो जाहिर है उसमें काफी वक्फा आ जाता है, और फिर वक्फे के बाद फिर और भी कई प्रॉब्लम उठ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है ना वो इतना कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन बहरहाल हुआ है काफी ट्रीटमेंट। दवाई ले रहे हैं अभी कोई? दवाइयाँ मेरे पास हैं बहुत सारी, जो कि मैं सुबह लेता हूँ। रात में नहीं लेते कोई दवाई? जी, कोई दवाई रात में नहीं लेते टेम्सिलोसिन के नाम से या इस तरह कोई? टेम्पलोसन हाँ मैं वो लेता रहा हूँ, लेकिन अब नहीं लेता। और भी दवाइयाँ हैं जो मैं लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से आपका नाम मशवरा क्या है जी? मेरा नाम है हाफिज अब्दुल मजीद, डॉक्टर हाफिज अब्दुल मजीद, मैं PhD डॉक्टर हूँ। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। अभी हम आपको डॉक्टर साहब आपको रिप्लाई करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ दो कॉलर और मौजूद हैं, हम उनकी अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, एज बताइएगा, नाम और क्वेश्चन कीजिएगा। मेरा नाम है अब्दुल हमीद जी और साहब। मेरी एज है 86। जी अमित साहब। तो मैं वैसे डायबिटीज भी है मुझे, मेरे पाँव बड़े जलते रहते हैं। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। डायबिटीज कौन सा है? टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन लेते हैं कि टैबलेट? नहीं वो टेबलेट्स। जी सफ़ी साहब मैं आपको बताता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर साहब उनसे भी बात करेंगे हम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अपना नाम बताएं, एज और सवाल कीजिएगा। मेरा नाम शर्मिला है और मेरी एज 36 है जी। और अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता करे। सबसे पहले मैं आपकी तारीफ करूंगी कि मैंने पहले भी एक दफ़ा कॉल की थी, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी, वो और डॉक्टर थे, ठीक है। जी जी। लेकिन आप इतने माशाल्लाह के सब पेशेंट्स को इस तरीके से डील करते हैं कि यूँ लगता है कि बंदा खुद से ठीक हो गया, कुछ यूज करे या ना करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना अप्रैल में ये अस्थमा का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। जी जी। पहले भी होता है लेकिन माइनर था ना। जी जी। मैं कुछ यूज नहीं करती थी, खुद ब खुद ही सब कुछ ठीक हो जाता था। लेकिन अब ये है कि डॉक्टर्स ने मुझे वो इनहेलर दिए हैं, एक वो पिंक कलर का पोस्टर और एक ब्लू कलर का ना। जी जी। तो ये है कि मैं ये लास्ट वीक भी 10 मुहर्रम को भी हॉस्पिटल गई थी कि मुझे ये है कि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा ना। जी जी। तो फिर उन्होंने चेक किया सारा, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन वगैरह आपकी सारी 100% है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं कि कहाँ पे है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिप्रेशन का भी शिकार हो रही हूँ। ये कुछ ये आपको पता हालात की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको सिर्फ एक सवाल मैं ये करूँगा कि आपको एंग्जाइटी का अटैक वगैरह तो नहीं होते, लाइक सांस का तेज आना, रात में नींद ना आना, या पैनिक अटैक्स जैसे रात में होते हैं? नहीं, मुझे ये है कि रात को थोड़ी नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये है कि मुझे सांस का प्रॉब्लम ज्यादा तब होते हैं जब मैं थिंकिंग करती हूँ इसके बारे में ना। बिल्कुल बिल्कुल सही समझ गया। मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब एक और कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अपना नाम बताइए, एज और क्वेश्चन। जी मेरा नाम बेगम है, मिसेस बेगम, और मेरी एज 50 है। जी मिस। तो मुझे यूरिन की बहुत डॉक्टर से प्रॉब्लम है। जहाँ तक मैं अपने डॉक्टर जीपी से काफी दफा वो सैंपल चेक करा रही हूँ, वो कहते हैं इन्फेक्शन कोई नहीं आता है। जी जी। क्या प्रॉब्लम क्या है?
सिम्टम्स क्या हैं आपके, क्या अलामात हैं? वो जैसे अंदर बहुत ज्यादा जलन जी असाड़ होती है, ऐसी होती है। जब भी पानी भी ज्यादा पीती हूँ तो। और इन्फेक्शन नहीं है यूँ कह रहे हैं? नहीं, 6 महीने हो गए इतना रेगुलर डॉक्टर के पास जा जाके वो हर वक्त सिंपल चेक करा रहे, तो इन्फेक्शन, वो कहते हैं इन्फेक्शन नहीं आता है। तो इस पेशाब का जो टेस्ट है जी जी, अच्छा बहुत ज्यादा 28 भी, और दूसरा वो पीछे बैक में भी बहुत दर्द होता है। अच्छा, पेशाब का जो टेस्ट है वो लैब में भेजा है, हॉस्पिटल भेजा है कि नहीं? वो भी हॉस्पिटल में बहुत दफा भेजा है, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है। और आपको डायबिटीज का चेक हुआ है? वो भी आया, वो नहीं है, डायबिटीज नहीं है। ठीक है, मैं आपको अपना मशवरा देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास 3 मिनट हैं और आपके पास 4 जो है ना सवाल जी पहले से आ चुके हैं। जी, वो मैं दे सकता हूँ, अभी दूंगा, फिर हम अदरवाइज ब्रेक के बाद देंगे। तो सबसे पहले तो जो साहब का जो क्वेश्चन था जी हाँ, 76 ईयर्स ओल्ड जिनको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी हम बोलते हैं, जिसमें कि प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पेशाब का ज़्यादा आना, ये अलामात जो है ना मर्दों में आफ्टर 60-65 ईयर्स ऑफ एज अक्सर हो जाती हैं। तो वो उसमें पेशाब का बहुत ज़्यादा आना होता है। तो उन्होंने जो मुझे अलामात बताए, उनके सारे टेस्ट हो चुके थे, वो यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा चुके थे, लेकिन उनकी अलामात कम नहीं हो रही। इसके लिए ट्रीटमेंट जो है ना स्टैंडर्ड मेडिकेशंस देते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं, डायबिटीज़ अगर तो है तो डायबिटीज़ के कंट्रोल का बताते हैं, और सर्टन मेडिकेशंस की कम्बिनेशन इस्तेमाल का शुरू करते हैं। सो एक स्टेमसिलोसिन है, दूसरी मेडिकेशंस हैं जो कि ऐड करते रहते हैं अगर सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे। अगर उनका वेट ज़्यादा है तो मैं उनको वेट रिडक्शन की मशवरा दूंगा। रात में सोने से पहले मेक श्योर करें कि पेशाब कर लें, कॉफ़ी टी ना पिए रात में सोने से कुछ 4-5 घंटे पहले, पानी कम पिए सोने से पहले, या बल्कि ना पी सकें तो ना पिए। तो ये थोड़ी सी एहतियात है। अदरवाइज़ प्रोस्टेटिक जो सिम्टम्स हैं ये बाज़ दफ़ा नेचुरल होते हैं मर्दों में, और वो टाइम के साथ ही जाते हैं। हमारे पास टाइम है अभी? जी अभी है, बिल्कुल आप कैरियर करें, मैं आपको। तो दूसरा जो सवाल था अब्दुल साहब थे, अब्दुल हमीद साहब 86 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने सवाल किया था कि बर्निंग फीट एट नाइट, यानी कि उनके पाँव में जलन होती है और वो डायबिटिक भी हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है कि अगर डायबिटीज़ जिस तरह बढ़ता है उसमें उसके सिम्टम्स बढ़ते हैं। हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि जो पिछली नर्व्स हैं आगे की, हाथों की, पाँव की, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, जलन होना शुरू हो जाती है। तो ये एक सिम्टम है डायबिटीज़ का। उसके लिए 2 मशवरे हैं मेरे। एक ये कि डायबिटीज़ की कोशिश करें कि कंट्रोल अच्छा से अच्छा हो। इसके अलावा अपने डॉक्टर से बात करें, वो कुछ दवाइयाँ हम तजवीज़ करते हैं पेशेंट्स को जो कि रात में लेने की होती हैं, जिससे कि थोड़ी सी जलन में कमी हो जाती है और पेन में भी कमी हो जाती है। तो आई थिंक उनको जाके अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और उससे अगर कोई दवाई वो दें तो वो इस्तेमाल करके उससे कोई अफाका होगा। हाँ, अगर पूरी तरह से ये मसला हल नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि हर डेकेड आपकी लाइफ के साथ डायबिटीज़ थोड़ा सा बिगड़ता है। तो एक बात। दूसरी हमारी कॉलर थी 36 ईयर्स ओल्ड, एंड उन्होंने बताया कि उनको एस्मा है एंड वो फॉस्टेर एक इनहेलर आता है, वो ले रही हैं दिन में 2 दफ़ा। आई थिंक उनको मेरा ये मशवरा होगा कि एक चीज़ होती है जो मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ वगैरह। आई थिंक थोड़ा सा उनकी बातों से लगा कि शायद एंग्जाइटी का भी उनसर है, तो परेशानी या स्ट्रेस, और यकीनन एस्मा जो है ना उसकी वजह से ख़राब होता है। सांस चढ़ना, जैसे उन्होंने बोला मैं जब घबराती हूँ तो मुझे एस्मा अटैक होता है, तो हो सकता है बाज़ दफ़ा मिक्सचर ऑफ एंग्जाइटी अटैक और एस्मा। तो जो शख्स एस्मेटिक होता है उसको थोड़ा सा एंग्जाइटी भी हो रही थी, तो वो ये सोचता है कि शायद मुझे एस्मा का ही अटैक हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उनको मेरा मशवरा ये होगा कि अगर उनका एस्मा अदरवाइज़ कंट्रोल्ड है, पीक फ्लो वगैरह ठीक है, तो उनको चाहिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। मैं ये अपने प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूँ, सांस लेके नाक से लंबा और मुंह से बहुत स्लोली निकालें। हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने एक दफ़ा बताया था, और इसकी प्रैक्टिस करें रोज़ाना 5 मिनट 10 मिनट। ये नहीं कि पहले दिन ही आप चैम्पियन बन जाएंगे, आपने स्लोली करना है, रोज़ाना करना है, और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, वो भी आती हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास जो अभी ब्रेक पर जाने का टाइम हो गया, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आगे जो है ना डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। नादरीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने जो कॉलर थे उनके सवालात के जवाबात दे रहे थे। नादरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये जो हेल्थ का प्रोग्राम है, सेहत है ज़िंदगी, ये हर जो महीना है उसके पहले 2 इतवार जो होते हैं उसमें होता है। तो जो ये जो हमारा सेगमेंट है आस्क ए जीपी, इसके लिए आप नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा वो 4 अक्टूबर को होगा और फिर 11 अक्टूबर को होगा।
तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और अगर आपने बराह रास्त डॉक्टर साहब से बात करनी हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अगला ये सेगमेंट होगा सेहत है ज़िंदगी का, ये 4 अक्टूबर को होगा। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ वापस चलता हूँ, और ब्रेक पर जाने से पहले जो उनके पास एक क्वेश्चन था वो उसका हम आंसर देते हैं अपने कॉलर को। डॉक्टर साहब एक चौथा क्वेश्चन जो था वो रह गया जी, था। हाँ, वो चौथे पे आने से पहले मैं जो खातून थी उनका मैं बात कहना भूल गया एक चीज़, कि जो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मैंने उनको मशवरा दिया था उस पर इंटरनेट पे भी देख सकती हैं, और जैसे मैंने बताया वो भी करें, और हम जब नेक्स्ट टाइम आए तो मुझे बताइएगा, लेकिन स्लोली इसको कंसिस्टेंटली करें, और प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट अ मैजिक कि मैं 2 दिन बाद मैं बड़ी बिल्कुल सेट हो जाऊंगी। स्लोली करें और बिलीव के साथ, तो नेक्स्ट टाइम एंड लेट अस नो व्हाट हैपन। ऑलराइट। एक हमारे एक थे कॉलर, उन 50 ईयर्स ओल्ड, उनको भी पेशाब का प्रॉब्लम था, उन्होंने मुझे बताया कि उनको, और जब भी लैब टेस्ट में जाता है वो नेगेटिव आता है। 2-3 वजूहात हो सकती हैं इसमें। बाज़ दफ़ा एक चीज़ कहलाती है यूरेथ्राइटिस, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसकी वजह से भी वही सेंसेशन होती हैं जो कि पेशाब के इन्फेक्शन में भी होती हैं। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, अगर उनको क्रैनबेरी जूस वगैरह अलाउड है तो वो भी पिएँ। इसके अलावा फ़र्ज़ कीजिए कि अगर लैब टेस्ट हमेशा नेगेटिव आ रहा है लेकिन उनको सिम्टम्स हो रहे हैं और डायबिटीज़ भी नहीं है, ब्लड टेस्ट भी सब सही आ रहा है, तो अक्सर डॉक्टर्स कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी करा सकते हैं फॉर द सिम्टम्स एज वेल। उससे ये होता है कि बेसिकली अगर सिटिंग इन्फ्लेमेशन है तो हफ्ते भर का कोर्स करा के हम देख सकते हैं कि उससे इन्फ्लेमेशन या सिम्टम्स बेहतर होते हैं कि नहीं। अगर उन्होंने नहीं किया है तो मे भी अपने डॉक्टर से बात करें, वो ये कोर्स करा सकती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा मसला बढ़ रहा है तो वो रेफ़र भी कर सकते हैं आपके यूरोलॉजिस्ट के पास, जो कि फ़र्दर टेस्ट भी कर सकते हैं, कैमरे टेस्ट भी कर सकते हैं, और उससे चीज़ों के बारे में ज़्यादा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में एज अ फर्स्ट स्टेप कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक वुड बी क्वाइट हैंडी टू डू, ईजी टू डू एज वेल। डॉक्टर साहब, मैं अपने नाजरीन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा सवालात हमारे पास आ गए। हम अपने जो आज का टॉपिक था उसके ऊपर नहीं जा सके। असल में मैं पूछना ये चाह रहा था, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा था लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ आ गया तो हम उनकी कॉल लेते हैं। दे आर मोर इम्पोर्टेंट टू अस। एब्सोल्युटली। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सकीना है, उम्र 70 से। जी, थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोलेंगे। मेरा नाम सकीना है, 70 साल की उम्र है मेरी। जी जी। और 96 केजी वजन है मेरा। तो मुझे पूछना है थी, तो मुझे आर्थराइटिस भी है, डायबिटीज भी है, थायराइड भी है, और अभी वो ये भी हुआ था मुझे। आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा क्लियर करके बोलेंगी। अपने फ़ोन के करीब होकर आप बात कीजिएगा, फिर आवाज़ आपकी ठीक आएगी। अपने फ़ोन के करीब हो जाए आप। मुझे आर्थराइटिस भी हाँ, है, बेहतर है, बोले। डायबिटीज भी है, जी जी। थायराइड भी है, जी जी। और घुटने में और कमर में बहुत दर्द है मुझे। जी जी। और पैर में जलन हो रही है मुझे, और पेन में सनसन होते, पेन स्ट्रॉन्ग हो जाते, झंझन होते। क्या? तो मुझे डायबिटीज है, मगर डायबिटीज 87 कर रही है। जी, आपका सवाल क्या है? तो उसके लिए क्या करना चाहिए कुछ मैं उनसे। अच्छा, मुझे असल में आपकी आवाज़ सॉरी साफ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं असल में रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कि अगर ये उनसे बात कर लें और हमें क्वेश्चन बता दें तो वो हमारे लिए अजीज़ी हो जाएगा। ये अभी आपसे बात करते हैं तो हमें आपका क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आ जाएगा। डॉक्टर साहब, इनका क्वेश्चन आने से पहले मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन को हमारे बताएं, क्योंकि ये बड़ा एक कॉमन इशू है, ख़ास तौर पर हमारी जो एशियन सोसाइटी है उसके अंदर तो बिलअमूम ये पाई जाती है शुगर की जो बीमारी है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। ये एक्चुअली बुनियादी तौर पर है क्या, मतलब ये क्या चीज़ है कि ज़ाहिर है किसी भी बंदे से पूछें तो वो कहते हैं जी मैं शुगर का मरीज़ हूँ, वो शुगर का मरीज़ है, या फैमिली के अंदर जनाब इतने शुगर के मरीज़ हैं। तो ये होती क्या है, क्या चीज़ की, किस बला का नाम है शुगर? तो बेसिकली हमारे जिस्म में एक ग्लैंड होता है जो कि एक चीज़ सिक्रीट करता है, उसको कहते हैं इंसुलिन। वो आप जो हम जो खाते हैं वो ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो शुगर की फॉर्म में या ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है, और उसके बाद वो जो है एब्जॉर्ब होता है इन बाय दैट हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। शुगर की 2 किस्म होती हैं, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। राइट। टाइप 2 ज़्यादा कॉमन है एशियंस में, जिसमें कि इंसुलिन सिक्रीट तो हो रही होती है पैनक्रियाज से, लेकिन इतनी ज़्यादा सही नहीं हो रही होती, यानी कि उसमें कमी होती है, कह लें आप, जितनी होनी चाहिए।
और टाइप 1 जो होती है उसमें अक्सर वो काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, जिसमें कि लोग इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का। राइट। तो टाइप 2 की मैं इस वक्त ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है। तो उसमें जो सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आजकल के ज़माने में जो हम बताते हैं वो है वेट का बढ़ जाना। तो फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे कि आपकी एक सर्टेन एज के बाद आपका यू आर ओवर वेट, तो आपके जो इंसुलिन जो सिक्रीशन है, ज़रा अब जब ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो उसकी कंजम्पशन की ज़्यादा चीज़ चाहिए होगी उसको अब्जॉर्ब करने के लिए। जब ज़्यादा डिमांड होगी तो जो ग्लैंड है उसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो ज़ाहिर है वो जल्दी ख़राब होगा। मैं एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ जो सबसे बड़ी एडवाइस है वो ये है, इसके अलावा फैमिली में भी रन करता है तो जेनेटिकली जो कि एशियंस हैं दे आर मोर प्रिडिस्पोज टू दिस डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली। तो वो ज़ाहिर है उनका अगर वेट बढ़ जाता है आफ्टर सर्टेन एज, तो एक तो जेनेटिकली भी आप हैं, ऊपर से वेट भी बढ़ गया आपका, तो बड़ी जल्दी से हो जाता है 1+1 जो है ना वो काम हो जाता है, तो ईजी हो जाता है। हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो वेट रिडक्शन जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके अपने हाथ में, खाना पीना ध्यान से करें, कैलोरीज कम खाएंगे, ढंग से खाएंगे तो ज़ाहिर है कम वेट होगा, कम बर्न करना पड़ेगा, कम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो व्हाट यू ईट इज़ इम्पोर्टेंट। तो वेट रिडक्शन, बल्कि मैं आपको बताऊं कि बाज़ मेरे पेशेंट्स हैं जिनको कि डायबिटीज़ हो गया था और उन्होंने वेट रिड्यूस किया है और उनका डायबिटीज़ ख़त्म हो गया लिटरली, लेकिन दे वर वेरी डिसिप्लिन। कम है लेकिन हैं, यानी एटलीस्ट ये चीज़ नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर एफर्ट करते हैं, आप अपनी डेडिकेशन लेकर आते हैं तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इट्स मीन एटलीस्ट कम से कम जो लोग इसके अंदर इस बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए ये होप है, बिल्कुल है। वो ये ना समझे कि हम इसी के साथ चले जाएंगे, एटलीस्ट वो रिकवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ना सिर्फ डायबिटीज़ में वेट रिडक्शन का फ़ायदा होता है, बल्कि अक्सर लोग जिनको डायबिटीज़ होता है उनको हाई ब्लड प्रेशर का भी मर्ज़ा होता है और हाई ब्लड प्रेशर का इशू भी होता है। तो वो ना सिर्फ डायबिटीज़ में बेहतरी करती है बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को भी सुधार लाती है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको डायबिटीज़ है भी और आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेट्स से 2, 3, 4 दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन अगर आप वेट रिड्यूस करना आज भी शुरू करेंगे तो आपकी दवाइयों में कमी आना शुरू हो जाएगी। लेट्स से अगर फ़र्ज़ कीजिए कि फुल टाइम आप दवाइयों से जान नहीं भी छूटती तो कम से कम आपकी दवाइयाँ कम तो हो सकती हैं। आप 3 लेते हैं तो 2 हो सकती हैं, 2 से 1 हो सकती है, तो ये द लीस्ट द बेटर। सो आपको चाहिए कि आप कोशिश करें, हर एक को ये मेरा मशवरा होगा, एक्टिवली एक्सरसाइज, खाने पीने में एहतियात बहुत ज़्यादा, और वेट रिड्यूस करने की कोशिश करें। उससे आपके डायबिटीज़ जिनको नहीं हुआ है उनको होने से बच सकते हैं वो, या जो बॉर्डर लाइन है, और जिनको है वो अपनी दवाइयों में कमी कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है तो जान भी छूट सकती है, इससे ऐसी बात नहीं है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि अमूमी तौर पर आपने जिस तरह जेनेटिकली बात की कि अगर पेरेंट्स के अंदर है तो दूसरे लोगों को भी हो सकता है, क्या ऐसा भी मुमकिन होता है कि अगर पेरेंट्स में से या फैमिली मेम्बर में से किसी को नहीं है और एक किड है जो कि अंडर एज है, वो 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, तो वो भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाए या उसको डायबिटीज़ हो जाए और फिर उसको इंसुलिन इसी एज से लगवानी पड़ जाए? इस तरह होता है अनफॉर्चुनेटली। और हाँ, इसमें जेनेटिक का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग अनफॉर्चुनेटली उनको हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं, जिन बच्चों को मैं जानता हूँ जिनको कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन उनको अचानक सिम्टम्स आए हैं, पेशाब का ज़्यादा आना, वेट रिडक्शन का होना, मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं बच्चों में। राइट डॉक्टर साहब, हम सिम्टम्स पे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। जी अपना डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना नाम बता दें, एज बता दें और अपना क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम हवा बीबी है। जी और मेरा एज 72 है। जी। और मेरे को हाई ब्लड प्रेशर भी है। जी। और मेरे पाँव की उंगलियां सुन्न हो गई है, तो क्या इलाज हो, बता सकते हो डॉक्टर साहब? जी, आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं। डायबिटीज, पाँव की उंगलियां दोनों पाँव की या हाँ, एक? दोनों पाँव की। सिर्फ उंगलियां? हाँ, सिर्फ उंगलियां सुन्न हो गई। कमर में तो कोई तकलीफ नहीं है आपको? कमर में थोड़ा दर्द होता है। कब से है? घुटनों का भी ऑपरेशन हुआ है। कब से है ये आपको मसला? ये मसला तो बहुत टाइम से है मेरी उंगलियों का। अच्छा, ये जो उंगलियां हैं उसमें आपने बोला टिंगलिंग होती है क्या, या बिल्कुल कुछ फील नहीं होता? नहीं, कुछ फील नहीं होता है। अगर आप उसको चुटकी काटती हैं तो उससे भी कुछ फील नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ जी आपको। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। तो आई थिंक शी इज़ द सेम कॉलर हु कॉल्ड अर्लियर। तो उन्होंने बताया उनको हाई ब्लड प्रेशर है और टोज़ में नमनेस हो रही है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उनके कुछ ऑपरेशन भी हुए थे। तो अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इंसान को फील होता है कि मुझे नमनेस हो रही है, लेकिन नमनेस होती है, इसीलिए मैंने पूछा था कि चुटकी काटती हैं तो फील होता है। बाज़ लोग समझते हैं कि फील नहीं हो रहा, लेकिन जब टच करते हैं तो दे कैन फील समथिंग, मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बट
अगर उनको फुल टाइम नमनेस है और जस्ट बोथ टोज़ में है तो इसके लिए उनको एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, एक्सरेज कराना पड़ेंगे, हो सकता है MRI भी कराना पड़े, जिससे कि पता चलेगा कोई नर्व वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ख़ास के जब आपका कोई ऑपरेशन हो चुका है घुटनों का या बैक का, तो उसके लिए ज़्यादा हो जाता है। तो ये बेसिकली ये नर्व प्रॉब्लम है जो आप बता रही हैं, सिर्फ जो टोज़ हैं आपके उसमें नमनेस हो गई है। अब उसकी ज़ाहिर है पता करने के लिए कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, अपने डॉक्टर से रुजू करें और उससे पूछें, तो वो आपको या तो MRI वगैरह कराएंगे। दूसरी एक चीज़ मैं फिर आपको भी एक बताऊं कि अगर आपको घुटने का ऑपरेशन हुआ है यकीनन आर्थराइटिस वगैरह की वजह से, तो मे बी दवाइयाँ भी आप ले रही हैं, दवाइयों को भी देखने की ज़रूरत है। हो सकता है दवाइयों के बाज़ दफ़ा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी देख लें, और हो सकता है आपको MRI वगैरह की भी ज़रूरत पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे शुगर के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर, तो उसमें आप अभी कॉलर से पहले जानने लगे थे जो सिम्टम्स हैं उसके। अगर किसी फ़र्द को शुगर वगैरह नहीं है तो उसकी सिम्टम्स क्या होंगी, या उसको ऐसी चीज़ें फ़ील होना शुरू हो जब उसका माइंड क्लिक कर जाए कि देयर इज़ समथिंग, तो उसको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर के साथ रजू करना चाहिए? वो कौन सी ऐसी अलामात? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और आई थिंक आम आदमी जो है ये अक्सर ये सवाल हमसे करते हैं कि आखिर मुझे कब पता चलेगा कि मुझे डायबिटीज़ या इस तरह की चीज़ें। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई लोग शख्स UK में रहता है या इवन बाहर भी रहता है, इफ़ दे कैन अफोर्ड अ ब्लड टेस्ट, तो अगर वो 40 साल की एज में आ रहे हैं तो मैं एक जनरलाइज्ड लोगों की मशवरा ये देता हूँ कि अपना एक ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, उसमें अपनी डायबिटीज़ का चेक ज़रूर करा लें, उसमें अपने कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड प्रोफाइल एक ज़रूर करा लें, और जनरल जो फुल ब्लड काउंट, LFTs एंड किडनी टेस्ट वगैरह ज़रूर एक रूल ऑफ थंब मैं बताता हूँ लोगों की करा लें। उससे बहुत सारी चीज़ों का बाज़ दफ़ा बॉर्डर लाइन पे अगर डायबिटीज़ होती है या कुछ और मसले होते हैं तो पता चल जाते हैं, तो उससे मदद मिलती है चीज़ों को डील करने में। तो पहली बात तो ये नंबर 1। नंबर 2, अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी को अगर डायबिटीज़ की जो अलामात हैं उसमें जो सबसे कॉमन अलामात हैं वो टायर्डनेस है, पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास का ज़्यादा लगना, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी मर्दों में कुछ अलामात होती हैं कि उनके सेक्सुअल उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और औरतों में थ्रश का होना, मर्दों में बाज़ दफ़ा स्किन इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, ग्रोइंस में, इसमें उसमें। तो रेयरली बहुत सारी दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स है वो प्यास का ज़्यादा आना, पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, और टायर्डनेस का फ़ील होना। तो ये जो है डॉक्टर साहब, ये जो पेशाब का और पानी का, ये तो एक फ़िज़िकल चीज़ पता चल जाता है। टायर्डनेस आप जो कह रहे हैं, तो अगर कोई फ़र्द 7 से 8 घंटे काम करता है या 10-12 घंटे की शिफ्ट करता है तो यूजली ज़ाहिर है उसकी बॉडी थकी होती है, तो वो इस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि आया वो शुगर वाली टायर्डनेस है उसको या अपने काम की टायर्डनेस है? बहुत अच्छा सवाल, दोबारा आपने अच्छा सवाल किया। ये आपकी सोच जा रहा है। तो अच्छा, ये इसके लिए बड़ा एक्चुअली इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर जब हम काम करते हैं ना तो हम दोबारा जब नेक्स्ट डे वी आर रिफ्रेश्ड, हम फ्रेश होते हैं और हम दोबारा तैयार होते हैं दिन को फेस करने के लिए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको कोई बीमारी होती है या कोई चीज़ कंसिस्टेंटली, तो वो टायर्डनेस सुबह के वक्त भी रहती है। तो चाहे आप 10 घंटे सो जाएं, 5, यानी कि जो भी आपकी हैबिट है, उसके अलावा भी आप फ्रेश नहीं होते। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये हो सकता है कि आप अनयूजुअली टायर्ड हैं, जो कि आप नॉर्मली नहीं होते थे। तो वो एक अलार्मिंग होती है, और अक्सर लोगों को एक्चुअली पता होता है कि डॉक्टर साहब मैं 1 महीने पहले तक तो ठीक था, सडनली 1 महीने 2 महीने से जनाब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं सुबह भी टायर्ड होता हूँ, रात में भी सो भी सही रहा हूँ। इसमें ये जो टायर्डनेस के साथ साथ क्या ऐसा है कि इंसान को थोड़ी सी बेजारी फील हो रही हो और वो कह रहा हो कि मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा, और इस तरह की चीज़, ये उसके साथ लिंक्ड है या ये एक सेपरेट चीज़ होगी? देखिए, ये तो किसी भी बीमारी के साथ हो सकता है। सही है। फ़र्ज़ कीजिए किसी को थायराइड का मसला है या डायबिटीज़ का मसला, ये तो हो सकता है, लेकिन ये कोई प्राइम सिम्टम्स नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसका हमेशा यही मशवरा देता हूँ कि डॉक्टर से रुजू कर लें इस मसले पे। सही है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनकी कॉल लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जुबैरी अर्ज़ कर रहा हूँ जी, वेम्बली से। जी जुबैरी साहब, बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। जी जुबैरी साहब, मुझे याद है आपने पहले भी फ़ोन किया था। जी हाँ, असल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कहा जाता है कि डायबिटिक आदमी को बड़ा नुकसान होता है। जी। मैं अगर एक लिस्ट आपको पेश करूं तो मुझे कैटेगराइज कर देंगे उनमें से ज्यादा नुकसानदेह वाली कौन सी चीज़ और कम क्या है? आप खाने की बात करें जुबैरी साहब? ना जी, वजूद पर मल लेंगे तो सिर्फ शायद ही मल सकते हैं, और तो सारी चीज़ें खाने वाली होती हैं। अच्छा, सही है। मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। जी बोलें। जी, मेपल सिरप से लेकर, शहद से लेकर, वाइट शुगर से लेकर, ब्लैक गुड़ से लेकर, ये जितनी चीजें, इसमें कौन सी चीज जो है वो कम डायबिटिक
उसमें कम खतरा है और कौन सी में ज्यादा खतरा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम थैंक यू ज़ुबैरी साहब, आपने बहुत मुख्तसर और बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। एक और कॉलर हमारे जी, साथ जी, हैं जी, जी, उनसे जी, भी हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अपना नाम बताइए, एज और क्वेश्चन। मेरा नाम मलिका है और एज 55 है जी। मुझे भी मेरी डायबिटीज बॉर्डर लाइन पर है, तो हमें क्या एहतियात करना चाहिए इसके लिए आप प्लीज बता दीजिए। मेरा वजन है 67 kg। 67 kg जी ओके जी, मैं थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे जी, साथ जी, हैं, जी, हम वो भी उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो साहब। सन प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सारे की बहुत फायदा होना पे। प्लीज हमारी दरखास्त है जी जी कि काफी फैमिली बच्चे की वेट बच्चे जेडे 3 साल ना ते बच्ची ने अगू 18-19 साल की बच्ची हुई है, मिकी इसमें 50 साल नहीं है। फंगल इन्फेक्शन बहुत अचना पे फैमिली च, क्या करा इसका इलाज? कहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है? ये पहले तो मिकी सी ते फिर उन बच्चे की भी अचना पे, पता नहीं हमारे घर जरा सीम है उसनी वजह से या फिर उसना कहाँ पर बच्चे है, कहाँ पर आपको मतलब किसी फिंगर के द नेल्स में, टोज, पाँव में, नेल्स। सही है। तो जो हाथ के भी हैं दोनों। चलें थैंक यू वेरी मच जी। आपको डॉक्टर साहब अभी जो है ना वो आंसर करते हैं। जी डॉक्टर साहब आपको ज़ुबैरी साहब और बाकी जो दो क्वेश्चन है तो ज़ुबैरी साहब हमारे पुराने कॉलर हैं एक्चुअली, और उन्होंने बड़ा गूगली वाला सवाल किया है जीपी के लिए। मैं एक्चुअली डाइटिशियन तो नहीं हूँ, तो मैं इतनी कैलोरी काउंट नहीं करता कि मेपल सिरप में क्या है, और इसके लिए मैं अपनी डाइटिशियन के पास नॉर्मल रेफ़र करता हूँ पेशेंट्स को, ताकि वो डिटेल में इसके बारे में बता सकें। तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे कैलोरी इनटेक मुझे नहीं पता मेपल सिरप में कितनी शुगर है या उसमें, तो मे बी दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर डाइटिशियन। अगर उनको मेरे ख्याल में ज़ुबैरी साहब अपनी जीपी से बात करें, डाइटिशियन वगैरह उनके पास आती हैं, तो नॉर्मली मैं ये सब चीज़ें हम अपने डाइटिशियन से को डील करने के लिए, उनकी जॉब होती है कि कैलोरीज और ये सारी चीज़ें वो बता सकें, तो बेहतर है। आप मेरे ख्याल में दैट्स अ क्वेश्चन फॉर देम डाइटिशियन के लिए। दूसरी जो हमारी कॉलर थी, उन्होंने 55 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने बताया कि शी इज़ अ बॉर्डर लाइन डायबिटिक, व्हाट शुड आई डू? आई थिंक आप बिल्कुल वही करें जो हम आपकी कॉल आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपको 40 साल या 45 साल की उम्र है और आपने ब्लड टेस्ट कराया और फ़र्ज़ कीजिए आता है कि डायबिटीज़ की जो बॉर्डर पे हैं आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वेट रिडक्शन। आपने अपनी शायद वेट मुझे बताया था, लेकिन 7, लेकिन हाइट नहीं बताई थी। तो अब हाइट अगर आपकी पता हो, BMI जो हाँ, है तो BMI से उसका निकाल लेंगे वो कि हाइट क्या है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी है, कि वेस्ट के पास आपका कितना फ़ैट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। अगर आप बॉर्डर लाइन हैं और अगर आप ओवरवेट हैं, तो अगर आप डाइट वगैरह में काफ़ी एहतियात करें, कार्बोहाइड्रेट, चपाती, पराठे शराठे, ये वो तेल वाली घी वाली चीज़ें कम करें, थोड़ा सा वॉक शुरू कर दें, और 5-6 महीने अगर कंसिस्टेंटली अगर आप ये करेंगी, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपका डायबिटीज़ बॉर्डर के दूसरी तरफ चला जाएगा और ये बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, बात यह है कि कंसिस्टेंटली, लोग असल में प्रॉब्लम यही आती है, लोग 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन करते हैं, हाँ, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैजिक क्योर कोई नहीं है कि मैं कोई गोली देंगे और सही हो जाएगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और टू बी ऑनेस्ट विद यू, इसका बेनिफिट भी आपको ही है। तो बिलीव करने की ज़रूरत है कि यार यही हल है, और इसको तो आई थिंक बॉर्डर लाइन पे हैं, वेट रिडक्शन करें, वॉक करें, डाइट में देखें, एग्रेसिवली उसको फॉलो करें 6 महीने 8 महीने, और शी विल दोबारा ब्लड टेस्ट करा के देखेंगी। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको बहुत फ़र्क होगा। दूसरी एक हमारी कॉलर थी जिन्होंने बोला कि फंगल नेल इन्फेक्शंस हो रहे हैं रिकरेंटली। नाउ फंगल नेल इन्फेक्शन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर किसी शख्स को, मैं 2 इसकी बातें बताऊंगा कि एक तो एक्यूट का ट्रीटमेंट और रिकरेंट हो रहा है। तो रिकरेंट अगर किसी को हो रहा है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, ख़ास की डायबिटीज़ वगैरह भी करा लें, क्योंकि अक्सर डायबिटीज़ वगैरह में भी रिकरेंटली, यानी कि बार बार होने की बात, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको डायबिटीज़ भी नहीं है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, तो फंगल इन्फेक्शन के लिए हम नेल क्लिपिंग बोलते हैं कि आप नेल की क्लिपिंग करा लें। एक्चुअली ये तो डायबिटीज़ वालों के लिए भी हम ज़रूर कराते हैं कि नेल क्लिपिंग करा के लैब भेजते हैं, और लैब अगर बोलता है कि फंगल इन्फेक्शन है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट 2 तरह की हैं। एक तो यह है कि टॉपिकल ट्रीटमेंट है कि आप ओवर द काउंटर भी चीज़ें मिलती हैं, पेंट्स आते हैं एंटी फंगल, जो कि आप कंसिस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अफाका होता है। लेकिन उसके बाद अगर उससे भी फ़ायदा नहीं होता तो टैबलेट्स दी जाती हैं, और टैबलेट्स जो हैं वो कुछ महीनों में काम करती हैं, 2-3 महीने कम से कम लेनी पड़ती हैं आपको, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन
बेहतर हो जाता है। तो दो बातें हैं, अगर एक्यूट है तो क्लिपिंग ज़रूर मेक श्योर करेंगे क्लिपिंग गई है। बाज़ लोग बगैर क्लिपिंग के ना दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि वो नेल की सिर्फ फंगल इन्फेक्शन नहीं है, वो दूसरी भी बीमारियाँ होती हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दी या पेंट लगाना शुरू कर दिया, पता है नहीं कि फंगल है कि नहीं है, तो वो फ़ायदा कुछ नहीं होता। अक्सर लोगों को ये भी इशू होता है। तो मेक श्योर कि नेल क्लिपिंग इज़ डन। Once nail clipping confirm that you have a fungal infection, then the treatment is either topical or the tablets. राइट डॉक्टर साहब, अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे थे शुगर के ऊपर, उसकी आपने सिम्टम्स भी बताई हैं जो है, और उसकी इलामात जो बताई हैं, उसकी तदाबीर भी आप बता रहे हैं। जी जी। तो आपने जैसा कि अभी तज़किरा किया कि असल में तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये उस फ़र्द की अपनी बेहतरी है जिसने उससे छुटकारा हासिल करना है। तो ज़रा प्लीज़ उन लोगों को भी थोड़ा सा गाइड करें या तजवीज़ करें कि जिनको पता भी है कि वो इस बीमारी में फ़ाल करते हैं, फिर भी वो उसकी केयर नहीं कर रहे और फिर वही सारी चीज़ें खाए जा रहे हैं। जब आपके सामने मुरगन ग़िज़ाएँ आती हैं तो आपका दिल पसीज जाता है और फिर आप वही खाना शुरू कर देते हैं, हालांकि आपको पता भी है। तो काइंडली ज़रा ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी बात है हमारे नाज़रीन के लिए कि उनको ये पता होगा कि उन्होंने किस हद तक इसको सख्ती के साथ अमल पैरा होना है, तो तभी उनके लिए ये मुमकिन है कि वो इससे छुटकारा हासिल कर सकें। बहुत सही बात बोली आपने। असल में हमारे डॉक्टर्स की जो एक मैं समझता हूँ जॉब होनी चाहिए, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स की सलूशन नहीं देना। ज़ाहिर है हर कोई इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, एब्सोल्यूट सलूशन तो किसी के पास नहीं होती, लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस से मशवरा देते हैं, तो वो एक तो ये जॉब है। दूसरी जॉब ये है कि लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ लेकर आना, ख़ास के जीपीज़ की जो एक वो है कि लोगों को एजुकेट करना कि प्रॉब्लम से बचा किस तरह जा सकता है, बीमारियों से बचा किस तरह जा सकता है। तो लोगों को चाहिए कि न सिर्फ डॉक्टर के पास सिर्फ उसी वक्त जाएं जब बीमारी हो चुकी हो, उसको यूज़ करें उससे पहले, ताकि बीमारी हो ना है। इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स के हवाले से, कोई अगर क्वेरीज़ हैं उसके हवाले से, और इस हमारे प्रोग्राम का ही मकसद, आज के जीपी का भी यही मकसद है कि आपको न सिर्फ आपकी बीमारियों के मशवरे दिए जाएं बल्कि प्रिवेंशन के लिए भी बात की जाए। क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप आज अपनी प्रिवेंशन के लिए काम करेंगे तो 6 माह बाद जिसको अगर डायबिटीज़ फ़र्ज़ कीजिए होना है, क्योंकि लोग तो डायग्नोज हो रहे हैं, तो उनकी प्रिवेंशन हो सके। और ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि लोगों की प्रिवेंशन हो सके। जो भी देखें, अभी हमारे पास जो जितने कॉल्स आती हैं वो फैमिलीज़ वाले लोग हैं, वो देख रहे होंगे, तो वो अपनी जनरेशन को जो है ना वो ये कर सकते हैं कि तो वो ये काम ना करें। बिल्कुल। तो आई थिंक एक चीज़ होती है कि इंसान के हाथ में है, एक चीज़ है अल्लाह के हाथ में। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें आप प्रिवेंट कर सकें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि डाइट का आप चेंज कर सकते हैं, आप वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और वो आपके लिए बेहतरी करती हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती हैं, वो आप कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में आने का। और नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, आपके क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के आंसर दिए गए। आपका अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो जो आज आप कॉल नहीं कर सके या किसी भी हवाले से आप हमारा प्रोग्राम नहीं देख सके, तो आप हमें दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, हम उसको आंसर करेंगे। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूज़ को बताऊंगा कि हम दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह 4 अक्टूबर को। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।